हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी जन विश्वास यात्रा। बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता दिखाएंगे हरी झंडी। जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से भरेंगे हुंकार। नगर निगम चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां। चंडीगढ़ दौरे पर केजरीवाल कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर का आतंकी ढेर, सेना का सर्व ऑपरेशन जारी। देश में बड़ी ओमिक्रॉन की आफत, अब तक 145 केस दर्ज। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा दौरे पर है। यहां वो गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा वो पुनर्निर्मित अगोड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल समेत कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता जनवरी महीने के पहले हफ्ते में लागू हो सकती है। वहीं राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी अपने स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी के दौरों को रोकना नहीं चाहती है। लिहाजा पीएम मोदी के लिए राज्य में नए दौरे तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी अगले हफ्ते प्रयागराज और कानपुर का दौरा कर सकते हैं। आपको बता दें, प्रयागराज में वो 2.5 लाभार्थी महिलाओं को संबोधित कर सकते हैं और साथ ही कानपुर में वो मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में पीएम मोदी के हाथों से शिलान्यास और विकास परियोजनाओं के उद्घाटन जारी रहेंगे। वहीं बीजेपी राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी की बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्राएं यूपी के 6 क्षेत्रों में निकाली जाएगी। अवध क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से करेंगे। 19 को ही कानपुर क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिठूर से करेंगे। वहीं 20 दिसंबर को काशी क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत होगी। सभी 6 यात्राओं का शुभारंभ और समापन केंद्रीय नेता द्वारा किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शुभारंभ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी शहर के लोगों को करीब 933 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। आपको बता दें, सभी विकास कार्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े हैं। इसमें 316.37 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 616.62 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनता को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम मथुरा में बीजेपी जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं यूपी में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम योगी लगातार बुंदेलखंड को एक के बाद एक नई सौगात दे रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी आज कुमाऊं मंडल में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी की कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए भारत और 5 मध्य एशियाई देशों के बीच तीसरी बैठक हो रही है। बैठक की मेजबानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। वार्ता में शामिल होने के लिए तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलोव भी पहुंचे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में आयोजित बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति, संपर्क और विकास केंद्रित सहयोग को बढ़ावा देने पर मुख्य जोर रहेगा। वहीं वार्ता से एक दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अतिथि विदेश मंत्रियों के लिए रात में खाने का आयोजन किया था। साथ ही उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 40,000 से ज्यादा सालों से भारत में सभी लोगों का डीएनए एक जैसा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हवा में बात नहीं कर ये हजारों वर्षों से चला है। इतिहास पूर्व काल से हम यहाँ पर है, पक्के हैं और चलते आ रहे हैं। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है। ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। वैसी हवा में बात नहीं की मैंने, हुआ है। राखी गढ़ी में से भी वही सिद्ध होता है। तो हम समान पूर्वजों को पहुंचे जाए। उन पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला, अपनी संस्कृति आज तक चलती आई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के अयोध्या दर्शन पूजन के बाद आज रविवार को बीजेपी शासित महानगरों के 40 महापौरों का अयोध्या में जमावड़ा लगा हुआ है। सभी 40 महापौर अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला, हनुमानगढ़ी, कनक भवन का दर्शन कर पूजन किया। इसके साथ ही सरयू में आचमन भी किया। होटल पंचशील में आयोजित कार्यक्रम में अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने सभी महापौर का सम्मान और स्वागत किया। इस दौरान जम्मू के महापौर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि अयोध्या बार बार आने का मन करता है। अयोध्या बहुत ही रमणीक नगरी है। ये भगवान राम की नगरी है। बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद आज अयोध्या में रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जम्मू के हालात पहले से बहुत अच्छे हैं। दिन ब दिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी 7 साल हो गए उन्होंने देश की बागडोर संभाली है और जो सबसे बड़ी रुकावट थी 370-35 उसको हटाया गया है। जब से वो हटाई गई है, देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आज़ाद हुआ है। उसके बाद बहुत सा विकास हो रहा है। लोग अपने आप को बड़ा सुरक्षित मान रहे हैं। देश के लोग भी वहाँ आते जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर का सबको आना चाहिए। जैसे हम लोग अयोध्या आते हैं, जम्मू कश्मीर भी एक बार अपनी आंखों से देखना चाहिए। जिस तरह यहाँ है इस तरह वहाँ है। कोई किसी चीज़ की बात अब नहीं है। इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि जितनी हम लोग सोच नहीं सकते। अयोध्या की इस पावन धरती पे हम सभी महापौर यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ के स्थानीय महापौर उन्होंने हमारा स्वागत किया हुआ है और बहुत अच्छा लगा कि राम जी की भूमि पर हम सब महापौर यहाँ पर आए हैं। जिन्होंने दर्शन नहीं किया है उनको भी इस अखिल भारतीय मेयर काउंसिल की तरफ से हमें मौका मिला है। माननीय हमारे पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ने हमें मार्गदर्शन किया काशी में और आज हमें राम जी का दर्शन देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और मैं हमारे सभी मेयर ग्रुप से यहाँ के मेयर उनको आभार व्यक्त करती हूँ। केरल में 12 घंटे के अंदर 2 राजनीतिक नेताओं की हत्या से हड़कंप मच गया है। दरअसल अलुपुझा में रविवार को बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि श्रीनिवासन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने उनके घर में घुसकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर ही श्रीनिवासन की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी राजनीतिक गठजोड़ और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटे सुरक्षा बलों ने आज हरवान इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ कर एक अज्ञात आतंकी मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के हरवाना इलाके में रविवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि अब तक उस आतंकी के नाम या पहचान के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शिनाख्त करने पर यह जरूर पता चला है कि मारा गया आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य है।
तेलंगाना में 11वीं कक्षा के आधे से ज्यादा छात्रों ने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। TSBIE की ओर से 25 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच कराए गए एग्जाम में केवल 49% छात्र ही पास हो सके, जबकि 51% बच्चे अच्छा प्रदर्शन न कर पाने की वजह से फेल हो गए। हालांकि प्राइवेट स्कूल के छात्रों की इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक बेहतर पहुंच है, इसलिए इन बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा को अपनी बहन के इलाज के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा से बात की। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित उनकी बहन सुषमा हुड्डा की मदद के लिए एक नई दवा की मंजूरी और खरीद में तेजी लाई जाएगी। दरअसल हुड्डा की भाई बहनों ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री से दावा की अपील की थी। 348 दिन बाद किसानों के गाजीपुर बॉर्डर छोड़ने के बाद यहां ट्रैफिक शुरू हो गया है। वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए टोल लगाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर से फ्री सफर पर ब्रेक लगने जा रहा है। 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है। अभी तक ट्रैफिक बिना टोल के ही चल रहा था, लेकिन अब इस रूट पर चलने के लिए कीमत देनी होगी। मसलन सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लोगों को 65 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि 25 दिसंबर सुबह करीब 8 बजे से टोल वसूला। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने 20 दिसंबर से सभी सार्वजनिक और प्राइवेट स्कूलों को फौरन बंद करने की घोषणा की है। आपको बता दें, प्रशासन ने बढ़ते कोरोना केसेस को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। प्रशासन को माता पिता से लगातार शिकायतें आ रही थी कि कोविड-19 को रोकने के लिए सामाजिक गड़बड़ी का पालन नहीं किया जा रहा। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पहले 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां होनी थी, लेकिन कोविड-19 के मामले बढ़ने की वजह से 20 दिसंबर से 7 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि इन छुट्टियों के कारण परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी। इसके चलते चुनाव ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की छुट्टी रद्द है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का क्रम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 7081 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 264 लोगों की मौत हो गई है। देश में फिलहाल 43,913 केस एक्टिव हैं, जबकि 3,41,78,940 मरीज कोविड से उबर चुके हैं। वहीं अब तक 4,77,422 मरीज की मौत हो चुकी है। टीकाकरण की बात करें तो अब तक 1,37,46,13,252 खुराक दी जा चुकी है, जिसमें से 76,54,466 खुराक शनिवार को दी गई। नए मामले पाए जाने के बाद एक और जहां कुल मामलों की संख्या 3,47,40,275 हो गई है, तो वहीं एक्टिव मामलों में 662 मामलों की कमी आई है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते एक बार फिर डर का माहौल बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 8 और नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 4 मरीज मुंबई एयरपोर्ट सर्विलांस, 3 सतारा और 1 मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र का है। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन केस का आंकड़ा 58 हो गया है। हालांकि इनमें से 28 मामलों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट के बाद छुट्टी दे दी गई है। हालातों को देखते हुए कई राज्यों में सख्तियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मुंबई नगर निगम ने आने वाले 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे और नए साल के जश्न को लेकर कुछ खास गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत कहा गया है कि बंद हॉल में किसी कार्यक्रम के लिए हॉल की क्षमता के 50% लोगों को ही हिस्सा लेने की अनुमति होगी। वहीं खुले वेन्यू में क्षेत्र की कुल क्षमता के 25% लोगों को ही हिस्सा लेने की इजाजत होगी। अगर किसी कार्यक्रम के लिए 1000 से ज्यादा लोगों को एक साथ जुटना है तो इसके लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से पहले से अप्रूवल लेना जरूरी होगा। सभी होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल और अन्य सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को उपस्थिति के संबंध में नियमों का सख्ती से पालन करना। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन काफी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। अब तक देश के 12 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 143 मामले मिल चुके हैं। इस बीच नेशनल कोविड सुपर मॉडल कमेटी ने कोविड की तीसरी लहर के
आने की आशंका जताई है। कमेटी के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर 2022 के फरवरी महीने तक आ सकती है। कमेटी ने कहा कि ओमिक्रॉन के प्रभाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि तीसरी लहर दूसरे के मुकाबले कम खतरनाक होगी, वहीं इसके हल्के रहने के आसार है। कमेटी प्रमुख विद्यासागर ने कहा कि अभी भारत में कोरोना के दैनिक मामले 7,500 के करीब आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर ओमिक्रॉन मेन वायरस के तौर पर डेल्टा को रिप्लेस करना शुरू करेगा तो संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा या किसी अन्य के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का कारण ओमिक्रॉन ही बनेगा। दिल्ली में रविवार की सुबह सबसे ठंडी सर्दी का दिन देखा गया, जहां तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। साथ ही लगातार दूसरे दिन भी ठंड का दौर जारी है। शनिवार को दिल्ली में मौसम का पहला ठंडा दिन देखा गया, जहां पारा गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। IMD के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रविवार को सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं चुरू में -2.6, गंगानगर में 3.5, नारनौल में 1.2, हिसार में 2.2, तो वहीं दिल्ली के सफदरगंज में 4.6 दर्ज किया गया है। IMD के अनुसार जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर हो और अधिकतम तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। गंगोली हाट के मड़क नाली से सूरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर आमरण अनशन में बैठे ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग, बैरीनाग और वन विभाग गंगोली हाट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यालय में तालाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तालाबंदी को लेकर तीखी बहस भी हो गई। ग्रामीणों ने कहा, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की लापरवाही की वजह से सड़क स्वीकृति नहीं हो पा रही है। विभागीय अधिकारियों का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है तो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का पिछले 5 महीने से क्रमिक अनशन और पिछले 9 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारा यह 6ठा महीना चल रहा है। आज हमारा आमरण अनशन का 9वां दिन है। हम 12 जुलाई 2021 से क्रमिक अनशन पर थे। अभी हम आमरण अनशन पर बैठे हैं और हमें शर्म लग रही है कि 5 किलोमीटर रोड की शुरुआत करने के लिए क्या किसी को 6 महीने आमरण अनशन में बैठने की ज़रूरत है? क्या सरकार की यही व्यवस्था है कि वो 6 महीने आमरण अनशन के बाद 5 किलोमीटर रोड की शुरुआत करे? ये बड़े शर्म की बात है और सुनने वालों के लिए भी अजीबोगरीब लगता है। मेरी तो हो गई, हमने तो सरकार का क्या बिगाड़ा। 5 किलोमीटर हमने तो मांग करी, बच्चे तो कितने परेशानियाँ। गाँव घर में एक रोड तो ऊपर है, एक रोड तो नीचे है, उसको वहाँ तो 2 रोड पहुँच गई। हमने क्या बिगाड़ा? हमने तो सरकार बनाया। जहाँ वोट दी करके आई वहाँ हम वोट देने से वहाँ पहुँची। हाँ, पहुँचा उधर, हम पहुँचा वोट नहीं। सरकार तो हमने बनाया, वोट तो हमने दी, सरकार का हमने क्या बिगाड़ा। 60 वर्ष की उम्र तो मेरी हो गई। शराब की अवैध तस्करी और शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग पर अब आबकारी विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। शिकारपुर SDM आशीष कुमार, CO सुरेश कुमार, SSI सुनील कुमार गौतम ने देसी और अंग्रेजी शराब के ठेकों पर बारकोड स्कैनर की भी जांच की। शिकारपुर SDM आशीष कुमार ने शराब के ठेकों पर बैठे सेल्समैनों से कहा कि ओवर रेट शराब ना बेचे। ओवर रेट बिकने की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। शिकारपुर CO सुरेश कुमार ने कहा कि शराब ठेके का जो समय है उसी समय पर शराब की बिक्री करे। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी का कहना है कि नगर के किसी भी ठेके या कहीं पर भी ओवररेट शराब ना बेची जाए। कहीं बेची जाती है तो उसके खिलाफ आबकारी विभाग कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन की अध्यक्षता में क्वारंटाइन डाक बंगला थाना क्षेत्र नरही बलिया में अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था की समीक्षा गोष्ठी आयोजन किया गया। बलिया जनपद में अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक ब्रजभूषण बलिया में अपराध और कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा गोष्ठी की गई। गोष्ठी में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, दहेज हत्या, नकबजनी, चोरी वाहन जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने, अराजक तत्वों पर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने, जमीन संबंधित मामलों में पुलिस और राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर विवाद को निस्तारित कराने, पशु तस्करी पर पूर्ण रूप से रोक लगाने पर जनसेवा केंद्रों की नियमित चेकिंग करने, विरुद्ध ठाकुर कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
विधानसभा चुनाव आने वाला है और डिस्ट्रिक्ट बलिया का बिहार के कई ज़िलों से बॉर्डर मिलता है। आपका बक्सर है, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर है, सिवान है, सारण है, कई ज़िले हैं। तो आज हमने एक उधर के सारे एसपीज की हुए डीआईजी और यहाँ के अधिकारियों की मीटिंग की थी। एक समन्वय मीटिंग हो जाए जिससे बिहार का कोई क्रिमिनल, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स चुनाव में समस्या पैदा न करने पाए। हमारे 13 ऐसे मतदान केंद्र भी हैं जो गंगा के उस पार हैं और चारों तरफ बिहार के गांवों से घिरे हुए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।